हेलो दोस्तों। पीजीटी का एग्ज़ाम नज़दीक ही आ रहा है धीरे धीरे। तो उसके रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। तो हमारा चैप्टर है आज का जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन इस पर, फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन अर्थ वर, धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु था। ऑप्शन है ऑस्ट्रेकोडर्माई, सिफेलोकॉडेट्स, यूरोकॉडेट्स या फिर प्लाइकोडर्माई। इसका राइट आंसर है ए, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु ऑस्ट्राइकोडर्माई हैं। यह विलुप्त बिना जबड़े वाले आदि मछलियों का वर्ग है। यह आर्मर बोनी प्लेट से ढका होता है। इसके जीवाश्म उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन स्टेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, होमो सेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन, ऑप्शन बी प्लियोसीन, ओलिगोसीन या मायोसीन। इसका राइट आंसर है ए, होमो सेपियंस आर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन। जो प्लिस्टोसीन पीरियड है इसमें ओरिजिन हुआ था किसका? होमो सेपियंस का। जबकि जो मानव है इसका विकास, याद रखिएगा, ओरिजिन हुई थी प्लिस्टोसीन में और विकास हुआ था प्लायोसीन में। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल इज स्पीसीज ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, यूरोमैस्टिक्स, लेटिमेरिया, कोलम्बा। तो जो लिविंग फॉसिल है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो राइट आंसर इसका लेटिमारिया। लेटिमारिया एक जीवित जीवाश्म है, जबकि आर्कियोप्टेरिक्स विलुप्त हो चुके हैं और सरीसृप और बर्ड के बीच की कड़ी माने जाते हैं। और यूरोमैट्रिक्स को सैंड लिजर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये बालू वाले स्थान पर इनका मतलब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑल होमोलोगस ऑर्गन। ऐसे कौन है जिसमें सारे क्या है? होमोलोगस है। याद रखिएगा, होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो ओरिजिन में एक जैसे होते हैं, फंक्शन में अलग अलग हो सकते हैं। फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, विंग्स ऑफ ए बर्ड, फोर लिम्ब ऑफ रैबिट। ऑप्शन बी लेग ऑफ कॉकरोच, हिंड लेग ऑफ ए फ्रॉग एंड फोर लिम्ब ऑफ रैबिट। विंग ऑफ ए बटरफ्लाई, विंग ऑफ ए बर्ड एंड विंग ऑफ ए बैट। डी है विंग्स ऑफ ए बर्ड, विंग्स ऑफ ए बैट एंड विंग्स ऑफ ए फ्लाइंग लिजर्ड। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी कि कह सकते हैं हम फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, विंग ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्ब ऑफ रैबिट। ये क्या है? होमोलोगस है। आपसे मैंने पहले ही कहा कि जो ओरिजिन में एक जैसे होते हैं, यानी कि जो उत्पत्ति व संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य इनका भिन्न भिन्न हो, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। ठीक है ना। मेढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख, खरगोश के अग्रपाद, ये सब क्या है? होमोलोगस है। चलिए, होमोलोगस स्ट्रक्चर आर, होमोलोगस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सिमिलर इन ओरिजिन बट डिसिमिलर और सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन, डिसिमिलर इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, डिसिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन। इसका राइट आंसर है ए, जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, समजात जो अंग होते हैं, ये ओरिजिन में सिमिलर होते हैं बट फंक्शन इनका क्या होता है? वो डिसिमिलर होता है। ठीक है ना। इसके विपरीत एनालॉगस ऑर्गन भी होते हैं जो समरूप होते हैं, मतलब कि इनकी उत्पत्ति तो एक जैसी नहीं होती बट कार्य इनका एक जैसा होता है। जैसे कि जो बटरफ्लाई तितली होती है उसके पंख और चिड़िया के पंख दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं, बट जो बटरफ्लाई का पंख होता है वो काइटिन चिटिन का बना होता है और चिड़िया जो है फेदर की बनी होती है, उसके जो पंख होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। मैन में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? सिलरी मसल ऑफ द आई, हेयर ऑन द चेस्ट ऑफ मैन, वर्मी फॉर अपेंडिक्स, मसल ऑफ ईयर पिन्ना। याद रखिएगा, सिलरी मसल जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। और रीजन क्या है कि जो सिलरी मसल है, सस्पेंसरी लिगामेंट हेल्ड द लेंस इन पोजीशन। तो जो सिलरी मसल होती हैं इसकी सहायता से कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हमारे आइज़ के आइरिस का, वो इन्हीं मसल का काम होता है। तो हमारे में ये क्या होती हैं, कह सकते हमारे में इन्हें क्या बोलते हैं कि ये वेस्टिजियल नहीं होती। जबकि चेस्ट पे जो हेयर, इनका कोई रोल नहीं है, वेस्टिजियल है। जो वर्मी फॉर अपेंडिक्स है ये भी क्या होते हैं? वेस्टिजियल होते हैं, हमारे में कोई खास रोल नहीं है। हाँ, लेकिन इम्यूनिटी में जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि वर्मी फॉर अपेंडिक्स
इम्यूनिटी के लिए थोड़ा जिम्मेदार होता है। मैच्योरिटी ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट का जो कह सकते हैं कि मैच्योरेशन होता है, उसमें इसका थोड़ा सा रोल शो किया जाता है। हमारे मसल ऑफ ईयर पीने का कोई काम नहीं हमारे में। ईयर से हम जो हमारा आउटर एक्सटर्नल ईयर है उसमें न हमें हिलाने डुलाने की आवश्यकता पड़ती नहीं, तो इसलिए क्या है वो वेस्टिजियल है। अगला है, कौन सा एक मानव अवशेषी अंग नहीं है? निटिडेटिंग मेम्ब्रेन, वर्मीफॉर अपेंडिक्स, कॉक्सिक्स या एपिग्लॉटिस। एकदम बढ़िया क्लियर है कि हमारा जो एपिग्लॉटिस है, हमारे ग्लॉटिस के ऊपर जो श्वास नली है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है कार्टिलेज का बना हुआ, इसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और जो कि फूड की एंट्री, वाटर की एंट्री को हमारे विंड पाइप में रोकता है। जब हम खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं तब ये बंद होता है, और वैसे ही क्या रेस्पिरेटरी टाइम पे ही बार बार खुलता और बंद होता रहता है। तो ये क्या है, हमारे में अवशेषी अंग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एंड बैट आर। बटरफ्लाई के, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको देख के लग रहा है कि तितली के जो पंख हैं उस कार्टिन के बने होते हैं, उड़ने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, एक कार्टिन के बने। जबकि पक्षी का जो विंग है इस पर फेदर लगे हैं, हड्डियाँ अंदर हैं। चमगादड़ के पंख भी क्या है, स्किन है और अंदर हड्डियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि फंक्शन तो एक जैसा है बट ओरिजिन अलग अलग दिखाई दे रही है। तो इसे ऐसे और क्या बोलते हैं हम, एनालॉगस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स। इनमें से कौन एनालॉगस ऑर्गन है? विंग ऑफ इंसेक्ट एंड फेदर ऑफ बर्ड। ये तो पहला एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि एनालॉगस की बात कर रहा है, तो ये ही सही है क्योंकि उड़ने का काम दोनों कर रहे हैं, है ना। विंग ऑफ बर्ड भी कर रहा है और इंसेक्ट के जो विंग होते हैं वो भी उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनका ओरिजिन जो है, बनावट जो है वो एक जैसा नहीं है अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या है एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड। ये तो पहले ही कर दिया गया, तो एनालॉगी हैं क्योंकि फंक्शन में तो एक जैसे हैं बट ये ओरिजिन में, उत्पत्ति में एक जैसे नहीं हैं। बार बार ये बातें आ रही हैं तो समझ जाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन टीजीटी के दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, विंग ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पीजन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख होते हैं होमोलॉगस, एनालॉगस, वेस्टिजियल या एक्जोस्केलेटल। तो इसका राइट आंसर होगा एनालॉगस होते हैं। क्यों? क्योंकि चमगादड़ के जो विंग्स हैं वो बोन प्लस स्किन के बने हुए हैं, कबूतर के किसके, बोन प्लस फेदर है उस पर, और जो टिड्डे हैं इनके विंग्स किसके, काइटिन के बने हुए हैं। तो फंक्शन में तो एक जैसे हैं बट ओरिजिन में ये लोग एक जैसे नहीं हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम समरूप, समृद्ध या सदृश्यता या एनालॉगस कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, इन ए रीजन ए पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इज स्मॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में किसकी तीव्रता अधिक होगी? नेचुरल सिलेक्शन की, जेनेटिक ड्रिफ्ट की, हाइब्रिडाइजेशन की या माइग्रेशन की। इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद रखिएगा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है वो स्मॉल पॉपुलेशन में ही होती है। तो यहाँ पर यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो आनुवंशिक जेनेटिक ड्रिफ्ट की तीव्रता अधिक होती है। तो क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट, देखते हैं। विभिन्न सदस्यों की प्रजनन दर की विभिन्नता के कारण जीव जातियों की छोटी छोटी आबादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सारे एलीली जीनों की आवृत्तियों का समान रूप से प्रसारण होते रहना प्रायः असंभव होता है। कुछ एलीली जीनों के प्रसारण की संभावना कम और कुछ की क्या होती है, अधिक होती है। इसे जीन अपवहन कहते हैं, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में कभी कभी हानिकारक एलील जीनों की आवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि आबादी के कई सदस्य समाप्त हो जाते हैं। अतः आबादी भी छोटी हो जाती है, इसमें आनुवंशिक विभिन्नताएँ बहुत कम हो जाती हैं। कभी कभी महामारी, है ना, परभक्षण आदि के कारण भी छोटी आबादियों में जीनी अपवहन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट से कहाँ पे होता है? स्मॉल पॉपुलेशन में, लार्ज पॉपुलेशन में, आइसलैंड पॉपुलेशन में, मेंडेलियन पॉपुलेशन में। तो स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, लार्ज पॉपुलेशन में होता है, आइलैंड में होता है या फिर मेंडेलियन में होता है। इसका राइट आंसर तो यही दिखना चाहिए कि स्मॉल पॉपुलेशन की बात हम पहले ही कर रहे हैं, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ होना चाहिए? स्मॉल पॉपुलेशन में होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए, स्मॉल पॉपुलेशन।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। P and Q are gene frequencies of dominant and recessive allele respectively. Which expression is correct for Hardy-Weinberg law? ठीक है ना। तो हार्डी-वेनबर्ग जो फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है। तो यहाँ पे P और Q फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के। विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर हार्डी-वेनबर्ग लॉ? तो देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू 1, पी प्लस क्यू इजिकल टू 1, पी माइनस क्यू इजिकल टू 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू 1। इसका राइट आंसर होगा बी, पी प्लस क्यू इजिकल टू 1, जहाँ पर P तथा Q प्रभावी व अप्रभावी जीन की क्रमशः आवृत्तियाँ हैं। किसी आबादी के जीन पूल में एक जीन युगल ए को 1 माना जाए और प्रभावी जीन ए व अप्रभावी ए की आवृत्ति को क्रमशः P तथा Q से दिखाया जाए तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है उनकी जीनोटाइप की आवृत्ति। या फिर लिख सकते हैं P प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, अथवा लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन? निम्न में कौन समजात अंग है? आई ऑफ मैन एंड आई ऑफ स्क्विड, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखते हैं फिलहाल। गिल्स ऑफ फिश एंड लंग्स ऑफ मैन, नहीं, अलग तरीके से है। हैंड ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखते हैं। नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर है हैंड ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। हाँ, जो आई ऑफ मैन एंड आई ऑफ स्क्विड है, ये कह सकते हैं कि कुछ फंक्शन में हल्के से मिलते जुलते हैं बट स्ट्रक्चरली पूरी तरह से सिमिलर नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट आर, ठीक है ना। तितलियाँ, चिड़िया और चमगादड़ों के पंख क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन्स, अनरिलेटेड ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। 20 का आंसर होगा समजात अंग, एनालॉगस ऑर्गन्स। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति भ्रूणी विकास के दौरान भ्रूण के समान भाग से होती है तथा उनके कार्य भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, कशेरुकी जंतुओं के अग्रपात की संरचना, घड़ियाल, पक्षी, भेल, घोड़े, चमगादड़ तथा मनुष्य के अग्रपात, इसका एग्जाम्पल है। स्वरूप अंग, उत्पत्ति भिन्न तथा कार्य इनका एक जैसा होता है, यानी कि बात कर रहे हैं किसकी हम? एनालॉगस की। यहाँ पर तितलियाँ, चिड़िया तथा चमगादड़ के पंख। औशसी अंग, जो कुछ अल्प विकसित निष्क्रिय तथा अनावश्यक अंग को कहते हैं। मनुष्य के कर्णपल्लव की पेशियाँ, पुच्छ, शरीर के बाल, ये सब क्या होते हैं? अवशेषी होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं। सेकंड टॉपिक है इवोल्यूशन का, जैव विकास के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, आनुवंशिक विचलन केवल होता है स्मॉलर पॉपुलेशन, पहली बात हो चुकी थी। ये नवोदय विद्यालय पीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया था। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट शब्द सीवॉल राइट ने दिया था। और होता क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी अकर्स बाय चेंजेस इन स्मॉल पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, इट एक्ट इन नॉन डायरेक्शनल मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मैमल लिविंग इन वाटर, जल में रहने वाले स्तनधारी में लंग्स आर स्मॉलर इन साइज, लंग्स आर लार्जर इन साइज, हार्ट इज स्मॉलर इन साइज एंड हार्ट इज लार्जर इन साइज। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके केस में क्या होता है, जो लंग्स की साइज होती है वो छोटी होती है। ये राइट आंसर इसका होगा, क्योंकि जल के अंदर जीव श्वसन नहीं करते और अनुकूलन को दर्शाता है। तो देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? ये देखिए बार बार रिपीट कर रहा है ऐसा क्वेश्चन और खूब पूछा गया है तरह तरह के एग्जाम में। वर्बिक फॉर अपेंडिक्स, प्लीका सेमुलिनरिस, ईयर मसल या एपिग्लॉटिस। पहले ही कर दिया गया, रिपीट किया है। तो ईयर उसको बोलते हैं। एपिग्लॉटिस जो है ये अवशेषी अंग नहीं है और सारे के सारे क्या हैं? अवशेषी अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
एनालॉगस ऑर्गन डेवलप ड्यू टू, एनालॉगस ऑर्गन कैसे डेवलप करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं इनका डेवलपमेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। मतलब ये अंदर से तो ओरिजिन में अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं, बट फंक्शन में एक जैसे हो गए हैं। तो जब सब अभिसारी यानी कि अलग अलग तरह के हैं लेकिन काम एक जैसा कर रहे हैं, एक तरफ इकट्ठा होके आ रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और ये करेक्टर है एनालॉगस ऑर्गन्स का। इस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज, जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? अकरेंस ऑफ होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, अकरेंस ऑफ एनालॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, अकरेंस ऑफ होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, अकरेंस ऑफ एनालॉगस एंड ऑर्गन्स ओनली। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो क्या है? सी है, अकरेंस ऑफ होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। शरीर का होना ये दिखाता है कि जो जीव हैं कहीं ना कहीं से इनके जो एंसेस्टर रहे होंगे वो एक जैसे ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉपिक है थर्ड, जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्वेश्चन है, इफ ए एलील हैज़ एडेप्टिव वैल्यू ऑफ 0.55 व्हाट विल बी इट्स सिलेक्शन कोफिशिएंट। तो इसका जो सिलेक्शन कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 0.45 होगा, 0.64 होगा या 0.1 होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.45। तो सिलेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1 जो होता है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एडेप्टिव वैल्यू है। तो 1 माइनस क्या करें हम? कोफिशिएंट इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है तो डब्ल्यू में से इसको घटाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? एडेप्टिव वैल्यू। तो डब्ल्यू क्या एडेप्टिव वैल्यू है, तो 1 में से हम एडेप्टिव वैल्यू को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सिलेक्शन कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो कितना है? 0.45। क्या है? 0.45। अगला क्वेश्चन है, इंड्यूसर इन लाइकोपेरॉन इज, लाइकोपेरॉन में इंड्यूसर कौन है? रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, लैक्टोज है, लैक्टेज एंजाइम है, नन ऑफ द अबव है। तो जो याद रखिए, लाइकोपेरॉन वैसे तो एक्टिवेट नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही हम मीडियम में बैक्टीरिया के क्या करते हैं? लैक्टोज ऐड करते हैं तो एंजाइम्स जो होती हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। 3 टाइप की एंजाइम बनती हैं। तो यानी कि जब लैक्टोज मीडियम में पड़ा तब वो सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इंड्यूस हुआ, तो इसलिए लैक्टोज क्या हो गया? इंड्यूसर हो गया। किसका? लाइकोपेरॉन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो 3 एंजाइम्स बनती हैं लैक्टोज के डालते ही बैक्टीरिया की बॉडी से निकल के आती हैं, कौन कौन सी है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज तथा थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी ऑपरेटर, पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी ऑपरेरॉन में एक रेगुलेटर जीन होता है, एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है और संरचनात्मक जीन होती है, स्ट्रक्चरल जीन होती है। तो ये जो रेगुलेटर जीन होता है डिपेंड करता है क्या निकाल रहा है। हो सकता है कि ये रिप्रेसर निकाल रहा हो तो हमेशा ऑपरेरॉन लॉक रहेगा। तो उस रिप्रेसर को हटाने के लिए ज़रूरी है कि बाहर से सबस्ट्रेट डाला जाए, तो जो इंड्यूसर का काम करेगा। तो अगर सबस्ट्रेट इंड्यूसर का काम कर रहा है तो उसे बोलेंगे क्या हम? इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन। ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल बाय मिलर, ओपेरिन, हाल्डेन या फॉक्स। राइट आंसर क्या है? ए। ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो था ये अच्छे से एक्सप्लेन किया किसने? मिलर ने किया। कैसे किया देख लेते हैं। बिकॉज मिलर वाज एक्सप्लेन दिस थ्योरी इन वेरी ब्रीफली through his experiment. The Miller-Urey experiment was a chemical experiment that stimulated the condition thought at time of to be present on the early earth and tested the chemical origin of life under those conditions. Next question है, which mixture was used by Miller to solve the problem of origin of life? Methane, ammonia, oxygen, water या फिर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर या फिर एथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, वाटर या फिर एथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो
बी होगा जिसमें आपको बताया गया क्या, मीथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन और प्लस क्या है, वाटर। मीथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर। तो जो रेशियो था मीथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन का, ये था 2:1:2। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जो था 2:1:2 के रेशियो में था, प्लस वाटर। नियर अबाउट मान चलिए कि 75,000 वोल्ट बिटवीन 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पे पास किए थे उन्होंने एक गैस चैम्बर में फॉर 1 वीक। द मिक्सचर इज यूज्ड बाय मिलर टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। और 1 वीक के बाद इन्हें कुछ अमीनो एसिड वगैरह वहाँ पे लिक्विड में देखने को मिले थे। इससे प्रूव हुआ था कि जो अर्ली अर्थ थी उस पर थंडर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक नेचुरल इलेक्ट्रिक होती है उसकी जो पावर होती थी, उस पावर की वजह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते थे और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो आज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ये भी बने और धीरे धीरे इस तरह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। बीइंग ऑल मैमल्स, whales, dolphins, bats, monkey and horse have some common characters but they also show conspicuous differences. This is due to the phenomena of, ये ऐसा क्यों होता है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, जेंडर ड्रिफ्ट की वजह से, कन्वर्जेंस इवोल्यूशन या डाइवर्जेंस इवोल्यूशन। पहले सुनेंगे ध्यान से। बीइंग ऑल मैमल, जबकि सब मैमल हैं, है ना, सभी स्तनधारी हैं, फिर भी जो व्हेल स्तनधारी है लेकिन पानी में रहता है, उसका अलग तरीका जीने का। डॉल्फिन जो पक्षियों जैसा रहता है जबकि मैमल है, स्तनधारी है। बैट ये उड़ रहा है, ट्री वगैरह के ऊपर रह रहा है, जबकि क्या, स्तनधारी है। और मंकीज़ का भी लाइफ अलग है और हॉर्स का भी लाइफ थोड़ा सा अलग है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे, अपसरण बोलेंगे। नेक्स्ट है एटाविज्म इन मैन मीन्स, मैन में एटाविज्म का मतलब क्या है। ऑप्शन ए, अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर, लॉस ऑफ सम प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, यानी कि पूंछ वगैरह का डेवलपमेंट हो जाना, एंसेस्टर में जो भी कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जो हमारे में नहीं है, अगर वो निकल के आ जा रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एटाविज्म बोलेंगे। यानी कि जो हमारे में कह सकते हैं कि इनबॉर्न विद वेस्टिजियल टेल। हाँ, अगर बच्चे का जन्म पूंछ के साथ होता है तो क्या है, एटाविज्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज नॉट प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट व्हेन लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सी गैस अर्थ पे नहीं थी जब लाइट ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पे। हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन या O2। तो राइट आंसर क्या इसका होगा, डी, O2 होगा, ऑक्सीजन। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ना कि ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि उस समय अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। तो अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ व्हेन फ्री एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स ऑफ H2, N2, NH3, CH4, NH2O, बट देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन। उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शो दैट मैन इज मोर क्लोज टू चिंपैंजी देन टू अदर होमोनॉइडी। जो मैन है वो चिंपैंजी के ज़्यादा, कपियों के ज़्यादा निकटता दर्शाता है। तो क्या है वो, एविडेंस फ्रॉम ओनली 6 क्रोमोसोम, ओनली कंपेरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ओनली फॉसिल रिकॉर्ड, DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम एंड DNA फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। डी क्या था, एक बार पेज देख लीजिए। 6 क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड DNA फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इंसान है वो कपियों के, यानी चिंपैंजी के ज़्यादा नियरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, जेनरी ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई किसके द्वारा। सीवेल, राइट, G.G. सिम्पसन
जूलियन हक्सले, हार्डी विनबर। राइट्स क्या होगा? ए सीवेल राइट। सीवेल राइट ने जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की थी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी वाज propounded बाय, जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी है वो किसने दिया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, हेकल ने या फिशर ने? राइट आंसर क्या होगा? फिशर। इसे जो थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन है इसे आल्सो कॉल्ड बायोजेनेटिक लॉ, इसे बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं और इसी को एम्ब्रियोलॉजिकल पैरेललिज्म भी कहते हैं। ऑफन एक्सप्रेस्ड यूजिंग अर्नस्ट हीकल्स, द थ्योरी ऑफ ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट phylogeny, that the development of embryo of an animal from fertilization to gestation or hatching. अगला क्वेश्चन है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, एबायोजेनेसिस, डार्विनिज्म या फिर बायोजेनेटिक लॉ। अभी बात की गई थी पहले ही, ये बायोजेनेटिक लॉ का क्या है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। Phylogeny is the brief description of biogenetic law. According to this theory, during the development of animal embryo, the evolutionary development of species is repeated. जैसे कि आप देखते हैं कि डिफरेंट तरह के जो एनिमल्स होते हैं सबका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो मैच करता है, और काफ़ी लोग का तो काफ़ी स्टेप तक मैच करता है। जैसे रैबिट का, मैन का, पिग का, इन सब का देखेंगे तो काफ़ी स्टेप तक मैच करता है। तो इसे ही बोलते हैं डेवलपमेंट एनिमल एम्ब्रियो, है ना। तो क्या करता है कि ऑन्टोजेनी को रिपीट करता है। एनिमल रिपीटिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ देयर एंसेस्टर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, दे आर कंसीडर्ड अंडर। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय अपने एंसेस्टर पूर्वजों की तरह से रिपीट होता है कि कभी बॉडी में पूंछ होते हैं, पता चला कि, और बॉडी काफ़ी मैच कर रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है, हीकल रिकैपिचुलेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, हीकल का किस पे बेस्ड था? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे बेस्ड रहेगा, अभी बात की गई थी। तो ऑप्शन में जेनेटिक वेरिएशन, फॉसिल रिकॉर्ड या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो सही आंसर क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। हु प्रपोज द रिकैपिचुलेशन थ्योरी, अभी बात हुई कि हीकल ने प्रपोज किया था, तो क्या बायोजेनेटिक लॉ या फिर कह सकते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन, कौन सा है जो को इवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता? इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म या पैरासिटिज्म? तो ऑप्शन है ए सही है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। जब भी कंपटीशन होता है तो को इवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता, इट टेक्स प्लेस एमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और कॉमेंसलिज्म जो है ये को फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं होता। और कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है, प्लस प्लस होते हैं। पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है, दूसरे को लॉस होता है, जो पैरासाइट हमारे ऊपर पाए जाते हों या फिर प्लांट के ऊपर पाए जाते हों। अगला है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन वाज स्टेटेड बाय डोलो, होप, ग्लॉगर, गॉस। तो राइट आंसर है डोलो। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन वाज स्टेटेड बाय डोलो अकॉर्डिंग टू Glogger law, warm-blooded animals has more melanin pigment called the irreversibility of evolution. Those animals cannot stay at place which have same requirement. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आंसर का इसने वो किया है कि एक्सप्लेनेशन में ग्लॉगर का आ रहा है, और जबकि आंसर की में डोलो दिया हुआ, तब का राइट आंसर क्या जाएगा? ग्लॉगर होगा, ध्यान दीजिएगा। मिलर सिंथेसाइज्ड सिंपल एमिनो एसिड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। तो पहले ही बात हुई थी कि मीथेन था, अमोनिया था और हाइड्रोजन था और वाटर वेपर था। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो रेशियो था 2:1 और 2 का था। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। इवोल्यूशन आल्सो कैन मीन स्पेशलाइजेशन ऑफ रेस, डिजनरेशन ऑफ रेस, प्रोग्रेसिव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ रेस, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस विद वेरिएशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस विद वेरिएशन। ग्रेजुअल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल और प्लांट ओवर सक्सेसिव जनरेशन,
account for the origin of existing species from ancestors. Unlike them, these phenomena involved in evolution. The idea of spontaneous generation was first reputed by स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसने दिया था? एफ रेड्डी ने दिया था, एल स्पेलेंजानी ने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था, या एस एल मिलर ने दिया था। तो राइट आंसर क्या है इसका है एफ रेड्डी ने दिया था कि स्पॉन्टेनियस लाइफ वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय फ्रांसिस्को, अच्छा रिफ्यूज किया था फ्रांसिस्को रेड्डी ने। इन लेटर लेजरो स्पेलेंजानी या लुइस पास्चर ने क्या किया, इसे रिफ्यूज किया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को साइड किया। और ऑल द साइंटिस्ट सपोर्ट बायोजेनेसिस एंड प्रूव दैट न्यू ऑर्गेनिज्म कैन फॉर्म ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। पहले जब कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसी से दूसरे बनेंगे और नहीं तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी द अर्थ्स एटमॉस्फेयर प्रियर टू ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ ए मिक्सचर। किसका मिक्सचर था? वाटर वेपर, हाइड्रोजन अमोनिया एंड मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया एंड मीथेन, ऑक्सीजन अमोनिया मीथेन एंड वाटर, ओजोन मीथेन एंड ये। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही दिख रहा है, देखते हैं क्या इसका आंसर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा कि अमेरिकन साइंटिस्ट मिलर थ्योरी द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4, NH3, H2 एंड वाटर वेपर, द फर्स्ट थ्री कंटेन इन द रेशियो 2:1:2 की रेशियो में था। स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट, स्पीसीज का जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? माइक्रो इवोल्यूशन, मेगा इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन या फिर म्यूटेशन। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी, माइक्रो इवोल्यूशन। इट प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन द पॉपुलेशन। मेगा इवोल्यूशन डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ग्रुप। अचानक से कोई चेंज अचानक से आ जाए, म्यूटेशन हो जाए तो उससे क्या होता है? न्यू स्पीसीज के ग्रुप ही बन जाया करते हैं, तो उसे बोलते हैं मेगा इवोल्यूशन। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। सस्टेनेबल विकास का मीन क्या है? कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्राइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो राइट आंसर इसका डी होगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ये प्रेजेंट के बारे में सोचता है, इसका भविष्य क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, विकास की इकाई क्या है? पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, ग्रुप है या स्पीसीज है? तो अगर बात की जाए यूनिट ऑफ इवोल्यूशन तो कौन है? पॉपुलेशन है। किसी भी जीवधारी के जन्म के समय जीनोटाइप की स्थिति देखी जाती है, किंतु विकास की इकाई जनसंख्या को माना जाता है क्योंकि जनसंख्या में विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। जैव विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादन किया था ह्यूगो डिब्रिज ने, लुइस पास्चर ने, इरेस्मस डार्विन ने या विलियम हार्वे ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ह्यूगो डिब्रिज। जैव विकास की व्याख्या करने वाले परिवर्तनवाद ह्यूगो डिब्रिज ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने जंगली पौधे सांध्य प्रिमरोज अर्थात ओनोथेरालमिकियाना में कई असतत विविधताओं का वर्णन किया जिसे उन्होंने उत्परिवर्तन कहा। डिब्रिज ने प्रत्येक उत्परिवर्तन को एक भिन्न स्पीसीज बताया और निष्कर्ष दिया कि उत्परिवर्तन के कारण एक ही कदम में एक नई स्पीसीज का उद्भव हो जाता है। इसके अनुसार विकास में प्राकृतिक वर्ण महत्वपूर्ण नहीं होता, विकास केवल उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये ह्यूगो डिब्रिज का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रोपाउंडेड बाय। ओरिजिन ऑफ थ्योरी का जो मॉडर्न जो थ्योरी है किसने दिया था? मिलर ने, डार्विन ने, खुराना ने, ओपेरिन ने। तो राइट इसका आंसर है डी, ओपेरिन ने। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन ऑफ रसिया and Halden of England, that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules. Miller, an American scientist, explained this by the experiment creating electric discharge in a closed flask containing methane, hydrogen, ammonia, water vapor at 800 degrees Celsius. Darwin given the theory origin of life by natural selection.
तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है, ओपेरिन ने दिया था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था मिलर ने। फुट इन हॉर्स इज मेसाजोनिक फुट एलोन, पैराजोनिक फुट एलोन, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या है? सी। जो फुट होता है मेसाक्सोनिस और पैराक्सोनिस होता है। घोड़े अश्ववन की एक स्तन पाई है। घोड़े के विकास को 50 करोड़ साल की एक भूगर्भीय समय से माना जाता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एनिमल रिपीट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द ईयर एंसिस्टर, दिस लॉ इज बायोजेनेटिक लॉ, जो कि पहले ही देखिए रिपीट हो रहा है। तो भ्रूणी अवस्था के दौरान, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भ्रूणी अवस्था के दौरान जंतु अपने पूर्वज की भ्रूणी अवस्था को दोहराते हैं। इस नियम बायोजेनेटिक नियम या रिकैपिचुलेशन सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया था। अगला टॉपिक है लेमार्किज्म या लेमार्कवाद। इफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था, ये किसने दिया था? ए विजमैन, बी जेबी लेमार्क, सी लुइस पास्चर या फिर डी चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर क्या है? बी जेबी लेमार्क। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के प्रतिपादक जेबी लेमार्क थे। अंगों के उपयोग एवं न उपयोग करने के कारण उत्पन्न ये परिवर्तन वंशागत होते हैं और ये समय के साथ परिमाण में बढ़ते जाते हैं। ये आखिरी अवधारणा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बेसिस ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्किज्म का बेसिस क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, वेरिएशन या फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो राइट आंसर क्या है? डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्कवाद का आधार उपार्जित लक्षण की वंशागति है। 1809 में लेमार्क की किताब फिलोसॉफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुई थी, जो जीवितों के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के रूप में प्रसिद्ध हुई। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। लेमार्कवाद के 4 मूल धारणाओं पर आधारित क्या क्या था, देखते हैं। विकास के दौरान जीव एवं उनके अंगों के माप में वृद्धि होती है। यदि किसी जीव के नए अंग के बनने में उसकी उत्तरजीविता बढ़ सकती है तो उस जीव में उस अंग की उत्पत्ति होती है। जीवों के जिन अंगों का लगातार उपयोग होता रहता है वे पीढ़ी दर पीढ़ी अधिक बड़े होते एवं पुष्ट होते जाते हैं, जबकि जिन अंगों का उपयोग नहीं होता वे कमज़ोर होते चले जाते हैं। जैसे उनका लोप भी हो जाता है। अंगों के उपयोग एवं न उपयोग करने के कारण उत्पन्न ये परिवर्तन वंशागत होते हैं और ये समय के साथ परिणाम में बढ़ते जाते हैं। यह आखिरी अवधारणा अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहलाती है, लेकिन अब लेमार्कवाद पूरी तरह अमान्य है। इसका केवल ऐतिहासिक महत्व है, इसको डिनाई कर दिया गया है। डार्विन का एक्सेप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट कोड गिवन बिलो। तो मैच करना है, तो इसका जो सही मैच होगा देख लीजिए एक बार। डार्विन के सामने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया गया है, लेमार्क सामने म्यूटेशन दिया गया है, ह्यूगो ड्यूब्रिज ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया गया है, ओपेरिन और नेचर का क्या दिया है? नेचुरल सिलेक्शन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। ए के अकॉर्डिंग मिला लेते हैं। डार्विन प्राकृतिक वर्ण, लेमार्क उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ह्यूगो ड्यूब्रिज उत्परिवर्तन, ओपेरिन जीवन की उत्पत्ति। ठीक है ना? मैच करा लीजिएगा। 4 1 2 3। लेमार्किज्म। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नोन। नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तभी बात हुई थी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है उन्हीं का इनहेरिटेंस होता है, ये थ्योरी यही बोलती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। In every next generation, fresh character are acquired with the result of such
क्यूमुलेटिव कैरेक्टर फ्रॉम ए न्यू स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन डिस्कवर्ड बाय डार्विन। ध्यान रहे, हम लेमार्क की बात ऊपर पढ़े हैं और नीचे बात की जा रही है। एक नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ये डार्विन ने दिया था, और थ्योरी ऑफ म्यूटेशन की बात की जाती है, ह्यूगो डिब्रिज ने दिया था। तो ये जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है लेमार्क का है। द बेसिस ऑफ लेमार्किज्म इज, लेमार्किज्म का जो बेसिस है, आधार क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, रिडक्शन ऑफ ऑर्गन, इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो राइट आंसर है डी, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत कहते हैं। यह 4 मूल धारणाओं पर आधारित है। ये बात पहले हो चुकी थी, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। बड़े होने की यानी टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज इन साइज, वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये 4 पॉइंट थे लेमार्किज्म पे, जिस पे बेस्ड है। अगला है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज द मेन पॉइंट ऑफ डार्विन थ्योरी, डिब्रिज थ्योरी, लेमार्क थ्योरी या वेलेस थ्योरी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, लेमार्क थ्योरी। देखिए रिपीट कर रहा है बार बार। अगला टॉपिक है डार्विनिज्म या डार्विनवाद बोलते हैं इसको। तो बोल रहा है कंसीडर, क्वेश्चन है 56, कंसीडर ओवर प्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन। तो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैक्टर इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो सीक्वेंस में बिठाना इसको, तो इसका राइट सीक्वेंस जो होगा वो बी होगा, यानी कि पहले क्या आएगा 1, यानी कि ओवर प्रोडक्शन, फिर होगा नेचुरल सिलेक्शन, देन क्या होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, देन क्या होगा सॉरी उल्टा हो गया क्या, ध्यान दीजिएगा, ओवर प्रोडक्शन, देन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, देन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, देन नेचुरल सिलेक्शन एंड देन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो सिलेक्ट होगा वही नई स्पीसीज के फॉर्म में दिखाई देगा। नेक्स्ट है इन हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ऊपर वाला एक बात देख लीजिए, जिसको देखना है भाई, जो सारे पॉइंट्स दिए गए उसका हिंदी में भी पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस थ्योरी, इन हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन हैड नॉट टेकन इनटू अकाउंट द फिनोमिना ऑफ। डार्विन ने कौन सा मतलब एक्टिविटी नहीं ध्यान दिया था नेचुरल सिलेक्शन में? एडाप्टेशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज, वेरिएशन, म्यूटेशन। तो डार्विन ने उस समय, ऑप्शन डी सही है, म्यूटेशन को ध्यान में नहीं दिया था। इन डार्विन नेचुरल सिलेक्शन इंक्लूड फॉलोइंग फिनोमिना: ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर रेजिस्टेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और नेचुरल सिलेक्शन, origin of species, mutation had not taken in theory of evolution by natural selection of Darwin. Question number 58, natural selection operated upon, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो ऑपरेट किसके ऊपर होता है? फैमिली, स्पीसीज, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन। सी इसका राइट आंसर होगा, इंडिविजुअल के ऊपर होता है। डार्विन एंड वेलेस जॉइंटली propounded द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट ऑपरेट अपॉन इंडिविजुअल लेवल। अगला क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ एनिमल टेक्स प्लेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन, लेमार्क, मेंडल या हक्सले। ये राइट आंसर क्या होगा? डार्विन, यानी कि ए। 1859 में डार्विन ने पब्लिश हिज बुक थ्योरी इन हिज बुक टाइटल ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी बुक थी डार्विन की, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस of acquired character propounded by Lamarck, मेंडल was the father of genetics। जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे रखा है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन इज लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी या सिंथेटिक थ्योरी। तो राइट आंसर क्या होगा? सिंथेटिक थ्योरी है जो लेटेस्ट थ्योरी है जो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो लेमार्किज्म क्या है? उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत।
राइट आंसर डी है, ध्यान दीजिएगा। सिंथेटिक थ्योरी एक्सप्लेनेशन है इसके लिए। मार्किज्म क्या है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, डार्विनिज्म क्या है, ह्यूगो डिब्रीज ने क्या बोला था, ये सब बातें यहाँ पे ढेर सारी एक्स्ट्रा बातें रख दी गई हैं, उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो जो नवीनतम यानी कृत्रिम सिद्धांत है वो किसने दिया था? डोबझोस्की, गिफिसर, हेलेन ई मेयर ने किया था, जो कि विकास की व्याख्या करने में सक्षम है। डार्विनवाद जो है प्राकृतिक चयन पे बेस्ड था, और ह्यूगो डिब्रीज का जो सिद्धांत था वो उत्परिवर्तन के सिद्धांत पे बेस्ड था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इतना ही। आगे देखेंगे हम और जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।